बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनते रहेंगे बस। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक। कैश। स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा, किसी भी बिजनेस में किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस, किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बेटे, ये किसी भी अकाउंटेंट के लिए बेटे ये किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, या हम ऐसा बोले बेटे ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को कि बेटा वो इन सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही प्राइमरी बुक में एक ही प्राइमरी बुक जिसको जर्नल कहा जाता है वहां पे रिकॉर्ड करें। जिसको जर्नल कहा जाता है वहां पे इसको रिकॉर्ड करें। तो किसी भी बिजनेस में होने वाली बिजनेस ट्रांजैक्शन इतनी ज्यादा होती हैं कि किसी भी बिजनेस या अकाउंटेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को प्राइमरी बुक या जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है। बेटे, मैं इसी सारी बात को जो मैंने अभी आपको बोला, इसको मैं आपको अंग्रेजी में अगर लिखूं, मैं अगर इस बात को अंग्रेजी में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आप लोग ध्यान से देखें। आप सब लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, तो आप इंग्लिश में इन बातों को चाहेंगे तो मैं उसको लिखता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शंस are numerous and it becomes difficult
to record all the transactions in one book of prime entry. That means journal. तो बेटे मैंने आपको यहाँ पर जो बात पहले समझाई थी उसको इंग्लिश में लिखवा भी दिया है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस इन वन बुक ऑफ प्राइम एंट्री, दैट मींस जर्नल। आप इसका एग्जांपल मुझसे पूछेंगे कि सर आप कैसी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। बेटे देखो, एक बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, in a business, many transactions may relate to receipts and payments of cash, sale of goods, and their purchases. Sale of goods and their purchases. आपके पास कैश की रिसिप्ट्स हो रही हैं, कैश की पेमेंट्स हो रही हैं, गुड्स सेल किए जा रहे हैं, गुड्स परचेज किए जा रहे हैं। बेटे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में चलती रहती हैं। तो ये आपके लिए बेटे बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, कन्वीनियंट है कि आप क्या करो बेटे, जैसे ये बिजनेस है और बिजनेस में दो तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन। एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हम क्या करें बेटे, हम कैश ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड कर लें और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड। हम कैश ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड कर लें और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को बेटा अलग रिकॉर्ड कर लें। तो सर जहां पे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रिकॉर्ड किया जाएगा बेटे, उसको कहा गया कैश बुक, उसको कहा गया कैश बुक। और सर जहां पे आप लोग ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जहां पे आप ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बेटे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। ऑल्दो कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ट्रांजैक्शन के बेसिस पर आपको बताया कि कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस। मैं आपको फिर दोबारा से बोलता हूं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। कैश बुक भी सब्सिडरी बुक, स्पेशल पर्पस बुक का पार्ट है।
कैश बुक भी सब्सिडरी बुक का पार्ट है। लेकिन मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि कैश ट्रांजैक्शंस को हम डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम लोग स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। सर आप हमें एग्जांपल बता सकते हैं सब्सिडरी बुक्स के? हाँ बेटे, बहुत आराम से बता सकता हूँ। यहाँ पे हम बना लेंगे परचेज बुक, क्योंकि सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएंगी जो परचेज वाली होंगी। जो हमने सेल्स क्रेडिट में की है उसके लिए सेल्स बुक बन जाएगी। जो हम खरीद के गुड्स लाए थे और उनको वापस करना पड़ गया, परचेज रिटर्न बुक बन जाएगी। सेल्स बुक के लिए अगर गुड्स वापस हो रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न। बेटे एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको कहा जाता है जर्नल प्रॉपर, जिसको कहा जाता है जर्नल प्रॉपर। बेटे ऐसी ट्रांजैक्शंस जो ना तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो, ना परचेज बुक में, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल प्रॉपर। मैं यहाँ लिख देता हूं, अभी हम आपको समझाएंगे प्रैक्टिकली। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस which cannot be recorded in any of the above. To record the transactions which cannot be recorded any of the above, हम वो सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे जो इससे ऊपर किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कैश बुक भी सब्सिडरी बुक होती है, ऐसा नहीं है कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं। लेकिन बस मैंने आपको ये बताया कि आपने कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन स्पेशल पर्पस बुक में रिकॉर्ड करनी है। अब बेटे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी का क्वेश्चन है बेटे, वो मैं डबल स्टार लगाता हूँ। वहां पर हमसे पूछा जाता है कि जो कैश बुक है इज इट a subsidiary book and a principal book। कैश बुक जो होती है बेटे वो एक कंटेक्स्ट में सब्सिडरी बुक भी है और अगर उसको दूसरे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बेटे वो प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है। ये मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा बाद में जाकर, ठीक है? कि कैश बुक जो है वो एक कंटेक्स्ट में सब्सिडरी बुक है और बेटे एक कंटेक्स्ट के अंदर वो प्रिंसिपल बुक भी बन जाती है। तो हमारे लिए कहना बहुत आसान होगा आगे जाकर कि कैश बुक इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। मैं सब्सिडरी बुक की बात तो भी आपसे कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा बेटे, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
and on the basis of such record, बेटे अभी हमने इसकी चर्चा नहीं करी है इसलिए आप बस इसको ऐसे समझ लें। लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है रचित, अभी हम इसकी बात करेंगे, आप परेशान ना हो। लेकिन आप अभी से भी इस बात को समझें कि कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक and on the basis of such record ledger accounts are prepared. Ledger accounts are prepared. Therefore cash book is a subsidiary book. इसलिए हमने बेटे कैश बुक को सब्सिडरी बुक कहा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल बुक वाला वो मैं आपको समझा दूंगा बेटे, एक टाइम आने पर मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो आपने याद लेकिन ये जरूर रखना है कि कैश बुक सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों होती है। मैं उसका आंसर आपको एक टाइम पर आकर जरूर लिखवाऊंगा और समझा कर लिखवाऊंगा। कैश बुक सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, अभी नोट कर रहा हूँ। अभी करता हूँ। इज दस both a subsidiary book principal। मुझे लगता है बच्चों ने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। मैं फिर भी आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ। मैं बेटे यहाँ पर लिखता हूँ मीनिंग ऑफ कैश बुक।
Meaning of cash book. Cash book is a book of primary cash book is a book of primary entry in which cash and bank transactions are recorded. In a chronological order, the serial order. In the order they are entered. It records only one aspect of the transaction. That means cash. बेटे मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. टाइप्स ऑफ कैश फ्लो. हमारे पास दो तरह की कैश बुक है बेटे. एक है सिंपल कैश बुक. सिंपल कैश बुक या बेटे इसको कहा जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक. सेकेंड टाइप है बेटे हमारे पास टू कॉलम कैश बुक या इसको कहा जाता है डबल कॉलम कैश. सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक. दूसरा है बेटे टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश. आज हम लोगों को ये वाली पार्ट को कंप्लीट करना है. ठीक है. सिंपल कैश बुक. डेट, particulars, LF, amount, date, particulars, LF, amount.
ये डेबिट साइड है बेटे, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे सबसे पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम एलएफ, फोर्थ कॉलम अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। बेटे जो डेबिट साइड है ना हमारी, ये वाली डेबिट साइड, इसको हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट साइड। और ये वाली जो साइड है आपकी, इसको हम लोग बोलेंगे पेमेंट साइड। और मैं आपको एक बहुत आसान सा रूल समझा रहा हूँ, आप सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को, इनके 6-7 क्वेश्चन दिए हैं सिंपल कैश बुक के, आप आराम से कर पाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं। बेटे जब भी कभी कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो हो मतलब आपके पास कैश रिसिप्ट होगा। जब आपके पास कैश आएगा, वो किसी भी वजह से आए बेटे, हमें वो नहीं सोचना वो किस वजह से आ रहा है, लेकिन कैश अगर हमारे पास रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, तो बेटे हम उसको रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। हम उसको रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। बेटे अगर आपके पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये कैश पेमेंट होगा, तो बेटे वो पेमेंट साइड है। मतलब कैश अगर आपके पास से जाएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, और कैश अगर आपके पास आएगा तो डेबिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सिंपल कॉलम कैश बुक में हमें इसके अलावा बेटे कुछ याद ही नहीं रखना। आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि अगर आपके पास कैश रिसीव्ड होगा, कैश इनफ्लो होगा, कैश का पैसा आएगा, तो बेटे जैसे आपके पास कैश आएगा, आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। और जब आपके पास से कैश की पेमेंट होगी, आपके पास से कैश चला जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो बेटे आप उसको रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड। बच्चे लिख रहे हैं साथ साथ। तो जब कैश इनफ्लो होगा, कैश रिसिप्ट होगा, तो डेबिट साइड लिखेंगे, और कैश आउटफ्लो होगा या कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। सिंपल कैश बुक है। बच्चे साथ साथ नोट करेंगे। पेज नंबर 10.37। क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF amount. Debit side cash inflow, credit side cash outflow या कैश की पेमेंट. डेबिट साइड कैश रिसिप्ट होगा, क्रेडिट साइड कैश पेमेंट होगा. 1 जनवरी 2020 रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख. मेरे पास कैश आ गया बेटे. यहाँ कैश इंक्रीज होगा, यहाँ कैश डिक्रीज होगा. मैं यहाँ लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए. परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2 जनवरी मेरे पास से कैश चला गया. बाय फर्नीचर 50,000. परचेज गुड्स फॉर कैश, फिर आपने गुड्स परचेज कर लिए 3 जनवरी को. बाय परचेजेस 30,000. पेड फ्रेट बाय फ्रेट 500. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7 जनवरी टू सेल्स 28,000. पेड टू रमेश बाय रमेश 20,000. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15 जनवरी 10,000. पेड वेजेस बाय वेजेस 10,000. परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट. बेटा इग्नोर कर देंगे, ऑन क्रेडिट वर्ड लिखा हुआ. ऑन क्रेडिट मतलब उधार में है, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे. 31 जनवरी पेड रेंट बाय चेक. बेटा इग्नोर कर देंगे, चेक वर्ड आ गया. तो 25 जनवरी को इग्नोर करेंगे. क्योंकि बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. 31 जनवरी को इग्नोर करें. क्योंकि बेटे पेड बाय चेक लिखा है. हम चेक वाली ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे. आप डेबिट साइड का टोटल करें. 2,38,000. 2,38,000. आप बेटी क्रेडिट साइड जो यहाँ पर अमाउंट आपकी तरफ से पे हुआ है, आप इसको माइनस कर दें. 2,38,000 में से जो आपके पास से पे हो गया बेटे, आप उसको माइनस कर दें. 2,38,000 माइनस 50,000 30,000
500, 20,000, 10,000, तो 1,27,500. 1,27,500. 31st January 2020 by balance CD, balancing figure. आपके पास में 29th अगस्त 2020 हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का। पेज नंबर 10.38। आप बस दो बातों को अपने माइंड में रखेंगे और आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सिंगल कॉलम कैश बुक की। हम लोग बात कर रहे हैं बेटे सिंगल कॉलम कैश बुक की। जहां पर अगर कैश इनफ्लो होगा, मतलब कैश आपके पास आएगा, तो आप उसको डेबिट साइड शो करेंगे। और अगर आपके पास से कैश आउटफ्लो होगा, तो आप उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। मतलब अगर आपके पास से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे और आपके पास कैश आएगा तो आप उसको डेबिट साइड लिखेंगे। आपने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करनी है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड। आपने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। यानी सर हमने यहाँ पर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात नहीं करनी है। नहीं बेटे, इग्नोर। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस related and transactions related to bank। आप इसको इग्नोर करेंगे बेटे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ कैश का कॉलम बना रहे हैं। हम यहाँ पर ना बैंक का कॉलम बना रहे हैं, इसलिए हम लोग बैंक की ट्रांजैक्शन जो चेक से ट्रांजैक्शंस होंगी बेटे, हम उसको यहाँ पर इग्नोर करेंगे। हम कैश बुक बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटे, उसको इग्नोर करेंगे। बहुत आसान है बेटे आप लोगों के लिए करना, और बच्चों के लिए फेवरेट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं। कैश बुक, डेट, particulars, LF, amount, date, particulars, LF, amount। ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। बेटे अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जो अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड है बेटे, जो अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड है बेटे, उसको डेबिट कहते हैं। और बेटे जो अकाउंट में राइट हैंड साइड आता है, जो अकाउंट की राइट हैंड साइड होती है बेटे, उसको क्रेडिट कहते हैं।
सबसे पहले लिखा हुआ है 1 अप्रैल को कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कैश का बैलेंस था बेटे 6400। 1 अप्रैल को हमारे पास कैश का बैलेंस है बेटे 6400 टू बैलेंस पीडी 64। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, आपको अनुपमा से कैश रिसीव हो रहा है बेटे, ये आपकी प्लस साइड है, ये आपकी माइनस साइड है। आपके पास अगर कैश आ रहा है बेटे 3 अप्रैल को अनुपमा से, तो टू अनुपमा 1 लाख। आगे देखो बच्चों, पेड इनटू बैंक, आपके पास से पैसा चला गया बेटे, आपने बैंक में पे कर दिया 4 अप्रैल बाय बैंक। अमाउंट है बेटे 80,000। नेक्स्ट पॉइंट, पेड वेजेस, नहीं बेटे उससे पहले है 5 अप्रैल को रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, आपको बेटे 5 अप्रैल को एक कमीशन रिसीव हुई है भूमिका से, टू कमीशन 6,000। पेड वेजेस बाय वेजेस अकाउंट 30,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है 7 अप्रैल टू बैंक 30,000। 8 अप्रैल को लिखा है बेटे परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक। सर कहीं पर कैश की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ नाम लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, तो बेटे आपको साफ साफ पता लग गया कि जब यहाँ पर नाम लिखा है कहीं कोई कैश नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ओके सर, तो हम लोगों को तो इसको इग्नोर करना है, 8 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन को आप लोगों को इग्नोर करना है क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जी सर, आप उसको इग्नोर कर देंगे। 8 अप्रैल। 9 अप्रैल कैश सेल्स, आपने बेटे कैश में गुड्स बेच दिए टू सेल्स अकाउंट 10,000। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, आपने पैसा निकाल लिया बेटे पर्सनल यूज के लिए 11 अप्रैल। बाय ड्राइंग्स अकाउंट 10,000। आगे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर, आपने बेटे फर्नीचर परचेज कर लिया, आपके पास से कैश चला गया बाय फर्नीचर अकाउंट 4,000। 13 अप्रैल पेड टू रोमा, आपके पास से फिर कैश चला गया बेटे बाय रूमा अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट नहीं आता बेटे 1200। पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, आपने गांगुली ब्रदर्स को ऑफिस फैन के लिए पे किया, फिर आपके पास से कैश चला गया बेटे बाय ऑफिस फैन अकाउंट 1500। पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्रॉम ऑफिस कैश, बेटे प्रोपराइटर ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस दी, अगर आप अपनी LIC करवाते हैं बेटे, प्रोपराइटर अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो तो उसके लिए बेटे ड्राइंग्स पर्सनल यूज है बेटे उसके लिए, तो बाय ड्राइंग्स। LIC उसने करवाई है बेटे अपने लिए पर्सनल, तो वो तो उसके लिए ड्राइंग्स है 800। परचेज्ड स्टेशनरी बाय स्टेशनरी बाय स्टेशनरी 1000। पेड ऑफिस एक्सपेंस,
by office expense 500, paid electricity charges by electricity charges 100, received interest from रमन, आपको रमन से इंटरेस्ट मिला है बेटे 500, तो कैश आ गया आपके पास। बस छोटी सी बात हमें याद रखनी है, कैश का जब इनफ्लो होता है, कैश आता है तो डेबिट साइड, और कैश जब आपके पास से जाता है तो क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट अकाउंट 500, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000, वो कहते हैं साहब आप सारा पैसा बैंक में जमा करा दो, सारा पैसा बैंक में जमा करा दो, बस अपने पास कितना कैश छोड़ दो, 2000 रुपए का। तो बेटे 30 अप्रैल को क्लोज होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे कैश का बैलेंस फिक्स रख दिया उसने, बाय बैलेंस सीडी 2000। मैंने आपको बेटे पहले समझा रखा है सीडी का मतलब क्या होता है, बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है पहले, कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का जो होता है उसको बेटे बैलेंस सीडी से शो किया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस किसी भी अकाउंट का होता है, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसको बैलेंस सीडी से शो किया जाता है। तो आप देखें बेटे आपके पास कैश का कितना टोटल था, आपकी जेब में कितना कैश था, आप डेबिट साइड का टोटल करें बेटे, आप डेबिट साइड का टोटल करें, 6400, 1 लाख, 6000, 30,000, 10,000, 500। बच्चों ने इसका टोटल किया, प्यारे बच्चे कह रहे हैं सर इसका टोटल आया 1,52,900, टोटल दोनों तरफ सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, मेरी पॉकेट के अंदर इतना पैसा है बेटा, मेरी पॉकेट में इतना अमाउंट है, मेरी पॉकेट के अंदर इतना अमाउंट है बेटा। इस अमाउंट में से मैं ये सारा खर्च कर दूंगा, 80,000, 30,000, 10,000, 4,000, 1,200, 1,500, 800, 1,000, 500, 100 और 2,000 अपने पास क्लोजिंग बैलेंस रखूंगा। बेटे इन सबको जब आप माइनस कर दोगे ना तो आपके पास एक बैलेंस बचेगा। अब लास्ट वाली लाइन पढ़ो बेटे, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक, आप वो सारा कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो जो आपके पास बच गया, इन एक्सेस ऑफ जो आपके पास एक्सेस बच गया अपने पास 2,000 रुपए का कैश बैलेंस रखने के बाद। ये मेरी पॉकेट में पैसा है 1,52,900, मैंने सारे एक्सपेंस कर लिए, एक अमाउंट मेरे पास बचा बेटे 1,52,900 में से आपने अपनी क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स को माइनस किए, आपके पास यहाँ पे जो बैलेंस बचा बेटे वो बैलेंस बचा 13,800, जिसमें से वो कहता है ये आपके पास बैलेंस बच जाएगा, जब आप चेक करेंगे ये बैलेंस आपके पास लेफ्ट रह जाएगा बेटे क्रेडिट साइड का। उसमें से कहता है इस 13,800 में से 2,000 रुपए तो अपने पास रख लो एज अ क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने रख लिए 2,000 रुपए, और बाकी के जो 11,800 रुपए हैं इसको जल्दी से जाओ और बैंक में जाके जमा कर दो। आप जल्दी से जाओ और बैंक में जाकर इसको डिपॉजिट करो। तो बेटे हमने यहां पर लिखा बाय बैंक अकाउंट 11,800 और हमने यहाँ पे सितारा बना दिया जिससे कि आपको याद रहे 11,800 रुपए। ये वर्किंग है बेटे, आपने अपने डेबिट साइड का टोटल किया, आपके डेबिट साइड में आपकी पॉकेट में अमाउंट आया 1,52,900। बेटे इस अमाउंट में से आपने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए,
आपके पास बैलेंस रह गया 13,800 रुपए का, जिसमें से क्वेश्चन में कहा गया कि 2,000 रुपीज आप अपने पास रखें, आप अपने पास क्लोजिंग बैलेंस में रखें 2,000 रुपए, और बेटे बाकी के बचे 11,800 रुपए, ये जो बाकी के 11,800 रुपए हैं, आप जल्दी से भाग के जाएं और इसको बैंक में जाकर डिपॉजिट, आप इसको बैंक में जाकर डिपॉजिट करें। आप जल्दी से भाग कर जाएं और इसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दें। ये देखो बेटे, ये हमने बैलेंस निकाल दिया और इसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मेरे पास से कैश चला गया, कैश कम हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट रह रहा है 11,800। ठीक है सर, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी करवा दिया। बेटे हम पहले फॉर्मेट बना रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश फ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन। 1st March 2020, सिमरन commenced business with cash 65,000। 1 मार्च को बेटे हमारे पास पैसा आ गया। डेबिट साइड प्लस साइड होती है, क्रेडिट साइड माइनस साइड है बेटे, डिक्रीजिंग साइड है, ये इंक्रीजिंग साइड है। टू कैपिटल अकाउंट, 65,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, 3rd मार्च को बॉट गुड्स फॉर कैश बाय परचेजेस अकाउंट, 6850। बेटे 4th मार्च को पेड कैश टू मोहन बाय मोहन, 950। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 6 मार्च को बेटे आपके पास से फिर पैसा चला गया बाय बैंक अकाउंट, 40,000। 6 मार्च को अगेन पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, आपने बेटे ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है बाय फर्नीचर अकाउंट, 4650। नेक्स्ट बेटे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने बेटे 9th मार्च को गुड्स सेल करें बेटे टू सेल्स अकाउंट, 30,000। 12th मार्च को पेड वेजेस इन कैश बाय वेजेस अकाउंट, 1200। नेक्स्ट बेटा 15th मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नेक्स्ट है बेटा पेड फॉर स्टेशनरी, 13th मार्च बाय स्टेशनरी,
400. Sold goods for cash 25,000 again 15th March 25,000. नेक्स्ट पॉइंट बेटा 17 मार्च को पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 450. 19 मार्च को बेटा रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक 4850. 19th मार्च को टू त्रिलोक 4850. परचेज्ड गुड्स बेटे 2500. आपने गुड्स परचेज करें 22 मार्च को. सर वहां पे ना कैश लिखा है ना किसी का नाम लिखा है, तो बेटे जब तक नाम नहीं लिखा होगा आप उसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे. बाय परचेजेस अकाउंट 2500. पेड सैलरी 22nd मार्च. बाय सैलरी अकाउंट 15,000. पेड रेंट बाय रेंट अकाउंट 900. पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस by electricity charges 350. Twenty-ninth March बेटे paid for advertising by advertising account 400. paid into bank by bank account 25. सर इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ. ठीक है बेटे. अब आप क्या करेंगे, जब सारी ट्रांजैक्शंस को आपने लिख लिया बेटे, आप अपने डेबिट साइड का टोटल करेंगे 1 2 3 4. आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे. बेटे आपके पास टोटल आ गया 1,24,850. आपकी पॉकेट के अंदर 1,24,850 रुपए है. एक 1,24,850 जिसमें से आपने बेटे ये सारे खर्चे कर दी. ये आपके क्रेडिट साइड में जो लिखा है ये सब आप माइनस करते जाएंगे. इन सबको माइनस करने के बाद आपके पास बेटे यहाँ पर 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कैश का, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी. और बेटे ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बचेगा 26,200 रुपए 26,200. इसके आगे हम लोग लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर. आपने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड को माइनस कर दिया, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा बेटे 1,26,200 सॉरी 26,200. 1,24,850 आपके पास अमाउंट है बेटे. इसमें से आपने सब कुछ माइनस किया जो आपके लिए एक्सपेंसेस थे बेटे, और आपके पास बैलेंस आ गया 26,200.
1 सितंबर 2020 डबल कॉलम कैश बुक, और इसको कहा जा सकता है 2 कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, या इसको कहते हैं हम लोग 2 कॉलम कैश बुक। ये इस चैप्टर में बेटे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हम इसको बोल देते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेटे आप ध्यान से देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, किसी भी बिजनेस के अंदर जब ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म किया जाता है बेटे, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वो कैश के थ्रू पूरा होती है, कैश के अंदर इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, बेटे कैश में इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, या फिर वो ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू पॉसिबल होते हैं, बैंक के थ्रू पॉसिबल होते हैं। हर बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है बेटे, जिसको करंट अकाउंट कहा जाता है। या तो हमारे पास चेक का इनफ्लो होता है, या बेटे हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, आउटफ्लो हो जाता है। यानी सर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस या तो कैश के थ्रू परफॉर्म हो रही हैं, या फिर चेक के थ्रू परफॉर्म हो रही हैं, जिसको बैंक कहा जाता है। बैंक के थ्रू हम चेक रिसीव कर रहे हैं, या हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। आप इसका एग्जांपल ऐसे समझे बेटे, एक स्टूडेंट है ए, ये बेटे स्कूल गया। अब स्कूल के अंदर इससे फीस मांगी गई। अब इसके पास दो ऑप्शन, ये अपनी फीस को कैश में डिपॉजिट कर दे, या बेटे ये अपनी फीस को चेक से डिपॉजिट कर दे। तो ऐसे ही बेटे बिजनेस के अंदर भी या तो आप कैश के थ्रू ट्रांजैक्शंस करोगे, या तो कैश के थ्रू ट्रांजैक्शंस होंगे, या बेटे चेक बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पे हमें एक कॉलम कैश के लिए बनाना होता है और दूसरा कॉलम बैंक के लिए बनाना होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। यहाँ पे हमें एक कॉलम कैश के लिए बनाना है, एक कॉलम बैंक के लिए बनाना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनते और समझते जाएंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप मेरे को पूरा मौका दें पढ़ाने का और आप ध्यान से समझें। इट इज अ कैश बुक, it is a cash book
with two columns. On each side. One column for recording cash transactions and the other column for recording bank transactions. ये वो कैश बुक है बेटे जहां पे दो कॉलम ईच साइड बनाए जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड, जहां पर एक कॉलम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और दूसरा कॉलम बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा. Following rules are observed for preparing such a book. आपको बेटे यहाँ पे कौन से रूल्स को फॉलो करना है इस बुक को प्रिपेयर करने के लिए? पॉइंट नंबर 1, बैंक अकाउंट A bank account is a personal account and as such the rule applicable to a personal account, that means debit the receiver and credit the giver. A bank account is a personal account and as such the rule applicable to a personal account, that means debit the receiver and credit the giver. Should be followed while recording transactions in the bank column of the cash book. In the bank column of the cash book. देखो बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे टू कॉलम कैश बुक. हमारे पास कॉलम कैसे कैसे बनेंगे? मैं यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ. डेबिट साइड के कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, कैश, बैंक, डेट, particulars,
LF कैश बैंक। डेबिट साइड प्लस साइड है, क्रेडिट साइड माइनस साइड है, क्रेडिट साइड डिक्रीजिंग साइड है, डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड। मान लो बेटे 1 जनवरी 2020 को आपको कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो आप यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, यहाँ कैश का बैलेंस, यहाँ बैंक का बैलेंस। ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस। सर हमने ना ऐसे भी पढ़ा था, एक जगह लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बेटे मैंने आपको बता रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, जब आप बैंक से एक्सेस विड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेसिव विड्रॉ, एक्सेसिव विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बेटे जब आप बैंक से एक्सेसिव विड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक होता है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे सितारा बना रहा हूं, 3 सितारे बना दी, अगर आपको कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा होता है तो इसका मतलब बैंक का नेगेटिव बैलेंस है। आप उस बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में आप लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। एक बच्चे ने अभी अभी मैसेज किया सर कैश का। बेटे कैश तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता ना, मैं ऐसी बात ही नहीं कर सकता कि मेरे पास मेरी जेब में -20 रुपए पड़े, तो कैश कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता बेटे। तो बैंक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बैंक का बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो नेगेटिव वाले बैलेंस के अंदर, नेगेटिव वाले बैलेंस के अंदर आपको बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा। और डेबिट वाले बैलेंस के अंदर, जो डेबिट वाला बैलेंस है बेटे, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, आपको उसको डेबिट साइड दिखाना। तो कभी भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो आपको उसको क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा। बच्चों ने कहा था ऊपर का कुछ रह गया है, तो मैंने ऊपर स्क्रॉल अप किया है, आप प्लीज उसको नोट कर सकते हैं। आई होप अब बच्चों ने लिख लिया होगा, मैंने पूरा समय दिया है बच्चों को। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। हम लोग अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे बेटे। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ आएंगे। ओपनिंग बैलेंस की बात मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया, ओपनिंग बैलेंस की बात मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया बेटे। मैं अब सेकंड पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
हम इसको बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहेंगे। इसको कहा जाता है बेटे कॉन्ट्रा एंट्रीज। इसको कहा जाता है बेटे कॉन्ट्रा एंट्रीज। मैं आपको ना इसको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ, मेरी बात को बस बहुत ध्यान से समझो बेटे। ऐसी जर्नल एंट्री या ऐसी एंट्री जहां पर कैश और बैंक, जहां पर कैश और बैंक बेटे एक साथ इन्वॉल्व हो जाएं, एक साथ इन्वॉल्व हो, जहां पे कैश और बैंक उस एंट्री में एक साथ आ रहे हो बेटे, एक जगह कैश एक जगह बैंक। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकाउंट्स में ऐसी दो ही एंट्री होती हैं बेटे। अकाउंट्स में ऐसी मात्र दो एंट्री होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्री बेटे हमारे पास मात्र दो ही एंट्री के अंदर कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, एक ट्रांजैक्शन और दो ट्रांजैक्शन। मैं दोनों ट्रांजैक्शन यहां लिख रहा हूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और दूसरा है बेटे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और दूसरा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो आप ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं फर्स्ट एंट्री की बात करूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मान लेते हैं बेटे मैं यहां दोबारा लिखता हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5,000। आपने 5,000 रुपए कैश बैंक में डिपॉजिट किया। सर इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटे? जब आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आप देखो डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? बैंक के पास। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। हमारे पास से क्या गया? कैश के 5,000। यानी सर बैंक प्लस हो गया और कैश माइनस हो गया। कैश हो या बैंक हो बेटे दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं, दोनों हमारे लिए एसेट्स हैं। तो जब हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो बैंक इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड आती है। कैश डिक्रीज हो रहा है बेटे इसलिए वो माइनस हो रहा है, और जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो बेटे वो क्रेडिट साइड आती है। तो मेरे पास एंट्री बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप देखो यहाँ पे बैंक और कैश एक साथ इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इसका नाम बेटे रखा गया, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉन्ट्रा। बेटे इसको हम लोग ट्रांसफर एंट्री भी कहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर एंट्री भी कहते हैं। ट्रांसफर एंट्री का मतलब है बेटा कैश मेरी जेब में ना होकर अब मेरे बैंक में है, बस मैंने अपना कैश अपने बैंक में रख दिया है तो मेरे ही ना, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफर एंट्री भी कह देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर यहाँ पर बैंक प्लस हो गया और कैश माइनस हो गया। हाँ बेटे, बेटे आप बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर अपनी कैश बुक बना रहा हूँगा तो मेरे पास कौन कौन से कॉलम आ रहे होंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, कैश, बैंक, डेट,
पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक, ये प्लस साइड होगी, ये माइनस साइड, मतलब ये इंक्रीजिंग साइड है और ये डिक्रीजिंग साइड। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, मेरा बैंक प्लस हुआ है 5,000 से, मेरा बैंक प्लस हुआ यानी मैंने बैंक के आगे लिखा 5,000 क्योंकि वो प्लस हुआ। मान लो ये 2 जनवरी 2020 की बात है और बेटे सेम डेट पर मेरा कैश माइनस हो रहा है, यानी 2 जनवरी 2020 को मैंने कैश में लिखा 5,000। एलएफ में कॉन्ट्रा, एलएफ में यहाँ पे लिखूंगा कॉन्ट्रा, मुझे पता लग जाए कॉन्ट्रा एंट्री चल रही है, बैंक प्लस हो रहा है और कैश माइनस हो रहा है। अब बच्चे क्या ध्यान रखेंगे, जब मैंने बैंक कॉलम में एंट्री की है, जब मैंने बैंक कॉलम में एंट्री की है तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जब बेटे आपने यहाँ पर कैश कॉलम में एंट्री की है तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, रिवर्स एंट्री लिखेंगे। बैंक कॉलम में एंट्री की है इसलिए नाम आएगा कैश का, यहाँ पे आपने कैश कॉलम में एंट्री की है इसलिए नाम आएगा बैंक। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पहला पॉइंट था। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक प्लस हो गया, कैश माइनस हो गया। तो बेटे बैंक कॉलम में एंट्री करी, कैश लिखा, यहाँ कैश कॉलम में एंट्री करी हम लोगों ने बैंक लिखा। बेटे इसका रिवर्स, मैं सेकंड इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। पॉइंट नंबर 2, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया 10,000, हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया 10,000, एंट्री क्या बनी, हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया, किसके पास से गया, बैंक के पास से 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी सर अब हमारा कैश प्लस हो गया, बैंक माइनस हो गया क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। तो जब आप बेटे बैंक गए, बैंक से पैसा निकाल कर ले आए तो आपकी जेब में पैसा आ गया और आपका बैंक माइनस हो गया, आपका बैंक कम हो गया। बैंक डिक्रीज हुआ इसलिए क्रेडिट, कैश इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट, क्योंकि दोनों एसेट्स हैं आपके लिए। अगर मैं इस एंट्री को दिखाऊं बेटे तो आप देखो, मान लो ये 3 तारीख को एंट्री थी, अब मेरा कैश प्लस हो रहा है तो मैंने कैश कॉलम में लिखा 10,000 और उसके सामने मैंने बैंक कॉलम में लिखा 10,000, यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रा, यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रा। अब मैंने बेटे कैश कॉलम में एंट्री की है, कैश कॉलम में एंट्री की है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। यहाँ बेटे मैंने बैंक कॉलम में एंट्री की है तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। बस आपको ये याद रखना है कि आप जिस कॉलम में एंट्री कर रहे हैं आपको पर्टिकुलर्स में उसके रिवर्स वैल्यू को लिखना है, उसके रिवर्स अकाउंट को शो करना। अगर आप बैंक कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ कैश आएगा, अगर आप यहाँ कैश कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो बैंक आएगा। आप यहाँ पे कैश कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो बैंक आएगा, बैंक कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो कैश आएगा। इन दोनों के अलावा और कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती बेटे। आप बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री नहीं। बेटे डबल कॉलम कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो अब आप लोगों ने सीखी। इसके अलावा कोई कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर नहीं होती। बेटे अब हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री के बाद पॉइंट नंबर 3 पे आ रहे हैं।
receipts of check receipt of check and bank draft. रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। यहां बेटे अब दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती हैं। यहां दो पॉसिबिलिटीज आती हैं बेटे अब आपके पास। केस वन, केस नंबर वन, बेटे आपने अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड deposited into bank on the same day। बेटे आपने अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया और आपने सेम डे डिपॉजिट किया। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे को यश जैन ने मान लो बेटा मेरे को यश जैन ने आज अपनी फीस दी है और वो फीस मेरे को बेटे उसने दी है चेक की फॉर्म में। उसने मेरे को चेक दे दिया कि सर ये मेरी फीस का चेक है। मान लो 10 जनवरी को 10 जनवरी 2020 को मेरे को चेक रिसीव हुआ और बेटे सेम डेट पर 10 जनवरी 2020 को मैंने चेक डिपॉजिट भी कर दिया। यानी मेरे को जिस डेट में चेक मिल रहा है मैं उसी डेट में बैंक जाके डिपॉजिट भी करा है। सेम डे मेरे को चेक मिला, मैंने सेम डे डिपॉजिट भी कर दिया। आपको जिस दिन चेक मिला आपने बेटा सेम डे ही उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपका बैंक यहाँ इंक्रीज हो गया, आपको चेक मिला और आपको बैंक इंक्रीज हो गया। आप क्या करेंगे बेटे? These are entered in bank column on the debit side। आपको चेक मिला, आपने बैंक प्लस कर दिया। यानी सर जो डेबिट साइड में दो कॉलम बने होंगे कैश और बैंक के, ये डेबिट साइड है। ये जो आपके पास प्लस कॉलम डेबिट साइड में आ रहे होंगे, आप यहाँ पर सीधा लिखेंगे जिससे आपने चेक लिया। मान लेते हैं आपने बनर्जी से चेक लिया, राम से चेक लिया, सोहन से चेक लिया। आपने यहाँ पे लिखा टू राम और सीधा उस चेक की एंट्री आपने बैंक कॉलम में कर दी। क्योंकि बेटे यहाँ कंडीशन क्या है कि जिससे चेक मिला है आपने सेम डे में डिपॉजिट कर दिया। तो जब आप सेम डे में डिपॉजिट कर देंगे तो आप सीधा उसकी एंट्री बैंक कॉलम डेबिट साइड में कर देंगे। आप बैंक कॉलम के अंदर डेबिट साइड उसकी एंट्री कर देंगे टू राम। ठीक है सर। बेटे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, केस नंबर 2। मैं यहां पर इसके केस नंबर 2 की बात करता हूं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स but not deposited
into bank on the same day. आपने बेटे चेक रिसीव किया है कस्टमर से, लेकिन आपने उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। ओके, मतलब आपको चेक मिला 10 तारीख को, आपने डिपॉजिट किया 15 तारीख को, आपने डिपॉजिट किया 12 तारीख को, सेम डे डिपॉजिट नहीं करा आपने, फ्यूचर में कभी भी डिपॉजिट किया। ओके सर, तो बेटे देखो क्या होगा, मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझाता हूँ, बच्चे एग्जांपल से इस बात को अच्छे से समझेंगे। मान लो ऐसे लिखा है, ऑन 15th February 2020 a check is received from Gurpreet for rupees 25,000. This check was deposited into the bank on 20th February 2020. बेटा जल्दी नोट करें इसको पहले एक बार। आपने 15 फरवरी 2020 को एक चेक रिसीव किया है गुरप्रीत से 25,000 रुपए का, लेकिन बेटे वो चेक डिपॉजिट किया 20 तारीख को, आपने जेब में लेके घूमते रहे बेटे। आप 5 दिन तक उस चेक को जेब में लेकर घूमते रहे। अब आप बच्चों सोचो, जब चेक आपकी जेब में रहा तो बैंक कहां से प्लस हो जाएगा? आपने 15 फरवरी को गुरप्रीत से 25,000 रुपए का चेक ले लिया है और बेटे आप उसको डिपॉजिट कर ही नहीं रहे, आप उसको अपने जेब में रखकर घूम रहे हैं बेटे, तो आपका बैंक कहां से प्लस हो जाएगा? बैंक तो प्लस नहीं होगा। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? बेटे आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, जब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको 15 फरवरी 2020 को चेक रिसीव हो रहा है और 20 फरवरी 2020 को आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी रिसीव जब किया उसके बाद आपने फ्यूचर में जाकर उसको डिपॉजिट किया, यहाँ पे सेम डेट पे डिपॉजिट नहीं हुआ, आप चेक को अपनी जेब में लेकर घूमते रहे, आप चेक को अपनी जेब में लेकर घूमते रहे। तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश बुक के नीचे, कैश बुक के नीचे ना, कैश बुक का फॉर्मेट होगा, उसके नीचे वर्किंग नोट्स में आपको वहां पर एक एंट्री करनी होगी बेटे। 15 फरवरी 2020 के अंदर आप वहां एक एंट्री करेंगे, वो एंट्री क्या करेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब वो चेक आपके हाथ में ही है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत अकाउंट। $25,000 ये आप बेटे नीचे वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री परफॉर्म करके रख लेंगे, इस जर्नल एंट्री को आप पास करके रख लेंगे। सर फिर धीरे धीरे 15 तारीख के बाद 16 तारीख 17 तारीख हमारा क्वेश्चन आगे जाएगा, और सर 20 फरवरी को जब ये चेक डिपॉजिट हो रहा होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे? बेटे उस दिन आप क्या करेंगे, ये आपकी कैश बुक का फॉर्मेट है, जिस दिन ये चेक डिपॉजिट हो रहा होगा बेटे, डेबिट साइड आप कॉलम बनाते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। ये बेटे माइनस साइड, ये बेटे प्लस साइड मतलब इंक्रीजिंग साइड, ये डिक्रीजिंग साइड। तो जिस दिन आप चेक डिपॉजिट कर रहे हो 20 तारीख को, उस दिन आपका बैंक प्लस हो जाएगा।
तो बेटे आप 20 जनवरी मतलब 20 फरवरी 2020 को आप यहां लिखोगे टू चेक इन हैंड अकाउंट और आप सीधा बैंक में एंट्री लिख दोगे बेटे 25,000, बैंक आपका प्लस हो। यानी सर जिस दिन आपको चेक रिसीव हो रहा है और आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं उस दिन तो आप वर्किंग नोट्स में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गुरप्रीत लिखेंगे 25,000 और जिस दिन आप उसको डिपॉजिट कर रहे हैं डेट ऑफ डिपॉजिट, जिस दिन बेटे वो डिपॉजिट हो रहा है उस दिन आप क्या करेंगे बच्चों, उस दिन डेट ऑफ डिपॉजिट पर डेबिट साइड लिखेंगे टू चेक इन हैंड और सीधा बैंक में उसको प्लस कर देंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ डिस्कस की कि सर हमें चेक रिसीव होता है वो सेम डे डिपॉजिट होता है, ये केस नंबर 1 था हमारा, या वो सेम डे डिपॉजिट नहीं होता है। केस नंबर 2 मैंने आपसे नीचे डिस्कस किया है। मैंने आपको दोनों केस यहाँ पे लिखवा दिए हैं। तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सर अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट हो जाए डिपॉजिट ऑफ डेट की तरफ से, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हो चेक चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, सिर्फ ये लिखा हो, इन द क्वेश्चन sometimes there is no information as to deposit date of the check. In such a case, it will be assumed that the check has been deposited into the bank on the same day. आप ये assume कर लेंगे कि वो चेक ऑन द सेम डे डिपॉजिट हो गया है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटे, इस बात को लेकर कि जो चेक आपको रिसीव हुआ है वो कब डिपॉजिट हुआ है, तो आप इस बात को एज्यूम कर लेंगे कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया है। इन द क्वेश्चन sometimes there is no information as to the deposit date of the check. In such a case, it will be assumed that the checks has been deposited into the bank on the same day. ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई। सर यहाँ पे अभी हमने चेक के रिसीव की बात करी कि आपको कोई चेक दे रहा है, आपको चेक रिसीव हो रहा है। सर लेकिन आप ऐसा समझो कि अगर आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट भी तो कर सकते हैं चेक से। हमने किसी को पेमेंट करी चेक से तो क्या होगा सर, तब तो आपका बैंक कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड एंट्री आनी चाहिए। हाँ बेटे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 4, पेमेंट बाय चेक as soon as we issue
a check to someone it will be immediately recorded on the credit side in bank column so that we may be calculated of the true balance at the bank. जैसे बेटे आप किसी को पेमेंट करते हैं चेक से, आप उसको डायरेक्टली क्रेडिट साइड एंट्री कर दो बेटे, इमीडिएटली रिकॉर्ड करो उसको क्रेडिट साइड, जिससे कि आप लोग करेक्ट बैलेंस निकाल पाए, जिससे कि आप लोग बेटे करेक्ट बैलेंस को कैलकुलेट कर पाए। ओके सर। एक लास्ट पॉइंट और आपसे डिस्कस करें, डिसऑनर ऑफ अ चेक। बेटे डिसऑनर ऑफ अ चेक का मतलब है कि आपको किसी ने चेक दिया और फिर बाद में उस चेक से पेमेंट नहीं हुई, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, उसके साइन गलत है, किसी भी कारणों से डिसऑनर हो गया। मान लो बेटे मेरे को किसी स्टूडेंट ने एक चेक दिया अपनी फीस का, मैंने वो चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया, बाद में मुझे पता लगा वो चेक वापस आ गया, चेक मेरे अकाउंट में प्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसने मेरे को वो चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था। आप देखो बेटे क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये तो बच्चे इतने समझदार होते हैं, बाद में अपने आप भी इस बात को समझ जाते हैं। मैंने यहां लिखा कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिस, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिस, कैश, बैंक। बेटे ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड। मान लो मेरे को मिस्टर राम से चेक मिला था, मैंने लिखा टू राम 5 जनवरी 2020, 5,000, ठीक, 5,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। बाद में बेटे मेरे को 8 जनवरी को ये पता लगा कि ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब मेरा बैंक प्लस नहीं हुआ, चेक ही डिसऑनर हो गया। तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं 8 जनवरी को यहाँ पर एंट्री लिखूंगा बाय राम और बैंक में लिख दूंगा 5,000। तो मैंने जिसको 5,000 को यहाँ प्लस कर लिया था 5 तारीख को, मैंने उसको माइनस कर लिया 8 तारीख को। मैंने 5 तारीख को अपने बैंक को प्लस कर लिया था, मैंने 8 तारीख को जब वो मुझे पता लगा कि चेक मेरे अकाउंट में नहीं आया है, प्लस नहीं हुआ है, मैंने उसको यहाँ पर माइनस कर दिया। तो यहाँ 5,000 प्लस, यहाँ 5,000 माइनस, इफेक्ट 0 आ गया। प्लस 5,000 माइनस 5,000, कैश बुक में इफेक्ट 0 आ गया। यानी सर जब भी कभी डिसऑनर ऑफ अ चेक होगा तो जिस पार्टी का चेक डिसऑनर होगा, आप क्रेडिट साइड उसकी एंट्री कर देंगे और क्रेडिट साइड उसका नाम लिखकर एंट्री पास कर देंगे। हाँ बेटे मैं क्रेडिट साइड में उसका नाम लिखूंगा और एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है सर। बेटे मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक के इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा दिए हैं, आप सब लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटे मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँ, जिसको आपको बाद में प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, धन्यवाद।